वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन कल हुई थी मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, प्रॉफिट लॉस बनाना और रिकंसिलिएशन, मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट से रिकंसाइल करना। कब किस सिस्टम के तहत प्रॉफिट ज्यादा होता है, कम होता है, इसकी पहचान और डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के दो तरीके। एक था ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस लो, OER से मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरा था वैल्यू का डिफरेंस लो, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड देन डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस। ये दो तरीके रिकंसिलिएशन के थे। और दूसरा तरीका कब फॉलो करना, ये उसके दो हालात हैं। इनमें से कोई भी सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी तो मेथड नंबर 2 पे चले जाते हैं। और ये रिलेशनशिप प्रॉफिट्स का ये स्लाइड हमें बता रही है। एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे के जहन में कल से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन या कोई बात समझ ना आई हो, पूछना चाहते हो आप? अच्छा, ये चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके पास पेपर क्वेश्चंस देखने हैं। रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चैप्टर है। इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन हमारे एजेंडा पे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं जी। ETF लिमिटेड, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सेप्टेड। बल्कि रिक्वायरमेंट पहले पढ़ते हैं। प्रिपेयर profit statement for the year under absorption and marginal costing system. Prepare reconciliation between the net profit determined under each system. Following information has been extracted from the financial records of ATF Limited. Production during the year units 35 units. Production during the year 35,000 units. Finished goods at the beginning of the year 3,000. Finished goods at the end of the year 1,500. Sale price per unit 200 है. Fixed overhead cost for the year 1 million. Administrative and selling expenses 2 lakh. Annual budgeted capacity of the plant 40,000. Actual cost per unit incurred during the year was as follows: material, labor and variable overhead. Company uses FIFO method for valuation of inventory. The cost of opening finished goods inventory determined under the absorption costing system was 4,50,000. Fixed overhead constituted 16% of the total cost last year. लीजिए जी, यह है कहानी इसकी। और हमसे कहा जा रहा है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत P&L बनाई है। चूंकि हमें यहाँ पे पहले उसने इन्वेंट्री वैल्यू अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दी हुई है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दी हुई है, तो हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत ही पहले P&L बना लेते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत P&L हम पहले बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट इसका A, और उसमें भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत P&L। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत P&L में हम पहले लेते हैं सेल्स, फिर लेस करते हैं इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में होता है ओपनिंग स्टॉक, एड फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओवर एब्जॉर्ब है तो लेस करने हैं, अंडर एब्जॉर्ब है तो ऐड करने हैं। यहां से हमें मिलती है जी इन 4 फिगर्स को लेके कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर। फिर हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लेते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करते हैं नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। हमें नेट प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता है। ये जी हमारा फॉर्मेट है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत। स्टैंडर्ड फॉर्मेट सारे P&L हम ऐसे ही बनाते आ रहे हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत P&L हमारा कैसे दिखता है? सेल्स से वैल्यू डिटरमिन करना शुरू करते हैं। यूनिट्स सोल्ड इनटू प्राइस, प्राइस तो ये आ रही है, और यूनिट सोल्ड प्रोडक्शन है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन
माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सेल्स होगी, इंटू 200, ये रेवेन्यू आ गया। ऐसा ही है जी? कोई कैलकुलेशन समझना है पूछिएगा। रेवेन्यू 7.3 मिलियन। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू रेडीली अवेलेबल है कितनी? 450,000। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के पीरियड में हमने जो बात सीखी हुई है, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट मीन वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, नॉट सिंपली फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। तो जो है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट वो तो आ रही है, ये एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड पर यूनिट वो तो आ रही है ये। तो हमें चाहिए अब ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे आता है? बजटेड ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड एक्टिविटी। तो हमने कहा जी हमारी जो फुल, मैं चले एक वर्किंग के थ्रू इसको आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। हमने कहा हमारी जो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट जो हमारी है वो है 35,000 इंटू फुल कॉस्ट पर यूनिट, यही है जी। अब फुल कॉस्ट पर यूनिट कहां से आएगी? 1.1 वो होगी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट मेरे पास यहाँ पे आ रही है 70 प्लस 40 प्लस 30, ये 110 आ रही है। इसमें ऐड करनी है मैंने फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 140, सॉरी जी 140 आ रही है जी। और अब इसमें मैंने ऐड करना है फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, वो आते हैं बजटेड ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड प्रोडक्शन। तो बजटेड प्रोडक्शन तो अवेलेबल है, वेयर आर बजटेड ओवरहेड इन द क्वेश्चन? कहाँ पे है? तो जो सर सुनिएगा, फॉलोइंग डाटा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल रिकॉर्ड से जो डाटा निकलता है वो एक्चुअल होता है, ठीक है। ये सारा डाटा एक्चुअल है अनलेस लिखा होगा बजटेड है। ये सारी एक्चुअल ओपनिंग स्टॉक, एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक, एक्चुअल सेल प्राइस बजट, एक्चुअल ओवरहेड्स, एक्चुअल खर्चे हैं, ये बजटेड कैपेसिटी है, ये बजटेड है, बाकी सब एक्चुअल है। इवन ये भी एक्चुअल कॉस्ट है, सब कुछ एक्चुअल है। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे हमें सिर्फ एक्चुअल फिक्स ओवरहेड दिए गए हैं, बट हमें ओआर के लिए बजटेड चाहिए। तो यहाँ पे गाइडलाइन याद रखो, ये गाइडलाइन है, हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको बजटेड फिगर चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं है, एक्चुअल अवेलेबल है, तो आप अज्यूम करोगे बजटेड भी एक्चुअल के बराबर ही रहे होंगे। ऐसा नहीं कि हमारा फार्मूला बदल गया, ओआर बजटेड ओवर बजटेड ओवरहेड ओवर बजटेड प्रोडक्शन ही रहेगा। सिर्फ अब हमारी अजम्पशन बदल गई कि भाई हमें बजटेड ओवरहेड बाय नेम अवेलेबल नहीं है, जो एक्चुअल है हम उसी को बजटेड लेकर चलेंगे। तो इस अजम्पशन के तहत हम एक्चुअल ओवरहेड्स को ही बजटेड लेके जब चलते हैं, तो ये जी जनाब यहां से हमें ओआर मिलता है जो कि बन रहा है शायद 25, ये बन रहा है 25। तो टोटल कॉस्ट बन गई 165 पर यूनिट। ये है फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, यहाँ पे डालिए तो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट साल की आ गई कितनी? 5 लीजिए जी, ये फुल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई हमारे पास 5775,000। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लेनी है। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हमारे पास है और 5 में क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होता है करंट पीरियड कॉस्ट पे। तो 1500 इंटू 100, 1500 इंटू 165, 247500 फिक्स कॉस्ट लेस हो गई यहां से यहाँ। अब आखिरी फिगर ओवर या अंडर एब्जॉर्ब वर्किंग टू। ओवर एंड एब्जॉर्ब कैसे आते हैं? एक्चुअल एंड एब्जॉर्ब्ड
क्या हो गया आप लोगों को? एक्चुअल और एब्जॉर्ब का डिफरेंस होता है ओवर एंड एब्जॉर्ब। तो एक्चुअल एंड एब्जॉर्ब, एक्चुअल एफएच कितने हैं? 1 मिलियन। और एब्जॉर्ब एफएच कितने हैं? किसको किससे मल्टीप्लाई करना है भाई? OAR को मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल प्रोडक्शन से। एक्चुअल प्रोडक्शन है 35,000 और OAR है 25, 875,000। तो हमारे ओवरहेड्स आर अंडर एब्जॉर्ब्ड 1,25,000 और अंडर एब्जॉर्ब्ड एफओएच आपकी यहाँ पे कॉस्ट में ऐड होते हैं 1,25,000। लीजिए जी कॉस्ट ऑफ सेल 61 ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स 97500 जी। एनी क्वेश्चन? हम ग्रॉस प्रॉफिट तक फिगर पहुंची, कोई सवाल? फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट प्लस ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट हमारी 140 है प्रोडक्शन की और फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 25 रुपए है, टोटल हो गया 165। हमने फुल प्रोडक्शन कॉस्ट भी 165 पे ली, हमने क्लोजिंग स्टॉक भी 165 पे ही लिया क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक FIFO के तहत हम ले रहे हैं। FIFO के तहत क्लोजिंग स्टॉक करंट पीरियड कॉस्ट पे लिया जाता है। देन हमने अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड 1,25,000 मय्यर किए। मैं स्टिल ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैंने आपको जब पढ़ाया था ओवर अंडर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट, मैंने वहीं पे बताया था आपको एक्चुअल और एब्जॉर्ब का फर्क होता है, एक्चुअल और बजटेड का फर्क नहीं होता। लेकिन फिर भी मुझे आवाज बजटेड की निकलती नजर आती है। इसका मतलब यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द मैटर कंटेंट जो आपको डिलीवर किया जा रहा है, यू आर नॉट रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन। जो भी आपके, मैंने आपको बोला भी था कि एग्जाम से एक दिन पहले भी ये गलती होती है, लिख लो, कहीं पे टांग लो, तवीज बना के गले में डाल लो, कुछ कर लो, इससे जान छुड़ा लो, बजटिंग की बात ना निकले। अब पता होना चाहिए एब्जॉर्ब्ड, ऑब्जॉर्ब्ड, ओवर अंडर एब्जॉर्ब की बात कर रहे हैं तो बच्चे भी इतने आता कहां से है? ओवर अंडर एब्जॉर्ब से आपके ज़हन में एब्जॉर्ब आ जाना चाहिए कि आप ओवर अंडर एब्जॉर्ब की बात कर रहे हैं तो एब्जॉर्ब बीच में कहीं ना कहीं रोल है उनका। एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल का फर्क है। पीछे नॉन प्रोडक्शन रह गया। नॉन प्रोडक्शन में क्या हमारे पास? एडमिन सेलिंग के फिक्स है कि वेरिएबल भी हैं? किधर है यार? एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 2 लाख। तो 2 लाख नॉन प्रोडक्शन में एडमिन सेलिंग है, उनको माइनस कर दीजिए नेट प्रॉफिट। लीजिए जी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का P&L आ गया। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट 997,500। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत हमने अब P&L बनाना है। मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत P&L बनाने से पहले हमें फॉर्मेट पे फैसला करना है, फॉर्मेट कौन सा लें, स्मार्ट या लॉन्ग। तो पहली चीज यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक तो आ गया, तो पहली कंडीशन तो गई शॉर्ट फॉर्मेट वाली। दूसरी कंडीशन शॉर्ट फॉर्मेट की है कि कॉस्ट पर यूनिट देख लो, करंट पीरियड की कॉस्ट पर यूनिट क्या है और पिछले साल की कॉस्ट पर यूनिट क्या थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की, तो मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। तो करंट पीरियड की मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट तो 140 है। पिछले साल की मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट क्या है? ओपनिंग स्टॉक से मिलेगी हमें। तो ओपनिंग स्टॉक की मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट क्या है? ओपनिंग स्टॉक की फुल कॉस्ट पर यूनिट क्या है? यही है ना, ओपनिंग कॉस्ट की फुल कॉस्ट पर यूनिट ये है।
और हमें कहा गया है इसमें 16% फिक्स था, तो इसका 84 ले लो, यही बात बनती है। 126 मतलब पिछले साल में हमारी कॉस्ट पर यूनिट 126 थी, करंट ईयर में कॉस्ट पर यूनिट 140 है। दोबारा सुन लो, आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट 4,50,000 तकसीम 3,000 है, और हमें बताया गया है कि पिछले साल आपकी टोटल कॉस्ट में 16% फिक्स कॉस्ट होती थी। सो 150 रुपीज में से 16% निकालो, मतलब 150 का 84 ले लो, तो वो आ रहा है शायद 126। तो 126 पिछले साल की कॉस्ट पर यूनिट है मार्जिनल की, और 140 करंट पीरियड की, फर्क आ गई। इसका मतलब हमें डिटेल फॉर्मेट पे जाना है, शॉर्ट फॉर्मेट यहाँ पे नहीं चलेगा। तो डिटेल फॉर्मेट मार्जिनल कॉस्टिंग का अगर मैं आपके सामने लेके आऊं, तो वो था कुछ सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें हम लेते हैं ओपनिंग स्टॉक एड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, इधर हम लेते हैं फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। यहाँ पे मार्जिनल कह लो या वेरिएबल कह लो, एक ही बात है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेस क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद हमें मिल जाता है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट तो नहीं है सवाल में, नहीं है। तो यही बेसिकली हमारी फिर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाएगी। तो सेल्स में से ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल लेस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल कंट्रीब्यूशन, इसके बाद आपका आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, और टोटल कंट्रीब्यूशन में से आप लेस कर देंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन दोनों, तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। सेल्स तो वही रहेंगी, रेवेन्यू तो नहीं बदलता ना, 7.3 मिलियन। ओपनिंग स्टॉक बोर्ड पे देखिएगा जरा, 4,50,000 था, एब्जॉर्प्शन के तहत 16% निकालने का मतलब 84%, 378,000, ये ओपनिंग स्टॉक आ गया। प्रोडक्शन कॉस्ट 35,000 यूनिट्स इंटू 140, 35,000 यूनिट्स इंटू 140, 4.9 मिलियन, 4.9 मिलियन। क्लोजिंग स्टॉक 1,500 यूनिट्स इंटू 140, 2,10,000 लीजिए जी, 5068,000। टोटल कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स 2 टोटल फिक्स कॉस्ट, यह टोटल फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन है नॉन प्रोडक्शन 12 लाख आपकी फिक्स कॉस्ट है। आप यहाँ पे वर्किंग इधर ही दिखाना चाहो इधर ही दिखा दो, हमें जरूरत नहीं कहीं और जाने की, हम इधर ही बता देते हैं। भी दो आइटम्स हैं, इन दोनों को सम करें तो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट 12 लाख की आई, और प्रॉफिट इज 1032,000। लीजिए जी, ये दो पीएनएल हमारे हो गए रेडी, मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत पीएनएल हो गया रेडी। जी, एनी क्वेश्चन? We are done with part A. P&L बन गया हमारा, मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत दोनों। अब हमें रिकंसिलिएशन बनानी है, दोनों सिस्टम के तहत जो P&L बने हैं इनके प्रॉफिट्स की रिकंसिलिएशन बनानी है। रिकंसिलिएशन हम इधर से इधर जाएं, इधर से इधर जाएं, यहाँ पे प्लस माइनस से हम आजाद हो गए हैं क्योंकि हमारे पास दोनों प्रॉफिट अवेलेबल है। तो हमें पता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कुछ ऐड करना है तो मार्जिनल आएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग से कुछ लेस करना है तो एब्जॉर्प्शन आएगा। अब हमें सोचने की जरूरत नहीं, वैसे तो नजर आ रहा है, वैसे तो नजर भी आ रहा है कि ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक कम है। क्लोजिंग स्टॉक कम होता तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है, नजर भी हमें आ रहा है, लेकिन हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है।
हमें सिर्फ इनके डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमें पार्ट बी प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 997,500 प्लस डिफरेंस is profit under marginal costing. It is given 1032,000. डिफरेंस भी हम यहाँ से ले पा रहे हैं, कितना बोला आपने? 500. लेकिन दिस डज नॉट कंप्लीट आवर रिकंसिलिएशन अनलेस वी डू द वर्किंग फॉर दिस। रिकंसिलिएशन का मतलब इसकी वर्किंग, इसकी कैलकुलेशन दिखाओ ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ओनली देन इट इज रिकंसिलिएशन। व्हेन यू आर एबल टू ट्रेस द डिफरेंस, ये फर्क आया कहाँ से, फिर रिकंसिलिएशन है, ठीक है जी। अदरवाइज इसका इस चीज का आपको 2-3 नंबर नहीं मिलने वाले कि आपने ये लिख लिया, दोनों का फर्क निकाल के बता दो, इसका नंबर नहीं मिलने वाले। ये रिकंसिलिएशन नहीं है। रिकंसिलिएशन तब बनेगी जब आप ये वर्किंग बनाओगे। अच्छा, डिफरेंस कैलकुलेट करने के हमने 2 तरीके पढ़े हुए हैं, याद लगेगा पहले वाला या दूसरे वाला? जुगाड़ मेथड। जुगाड़ मेथड में क्या क्यों लगेगा, पहले ये बात ना करो। चेंज है, क्या चेंज है? पहले क्या था, अब क्या? पहले 24 था, अब 25 है। अभी कैलकुलेट किया था हमने कि भाई 150 का 16% 24 रुपए बनता है, और करंट ईयर में 25 है। सो OAR फर्क हो गया, ओपनिंग स्टॉक है और OAR डिफरेंट हो गया। हमने कहा था जी इस केस में हम फिर चले जाते हैं जुगाड़ मेथड पे, और जुगाड़ मेथड का डाटा यहाँ पे रेडीली अवेलेबल है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस एंड डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस। तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस यहाँ पे देखो, तो मैं अगर वर्किंग 1 में इधर शो करूं, मैं इसको लूंगा 450,000 माइनस 247,500, और इधर मैं लूंगा 378,000 माइनस 210,000। ये एक डिफरेंस हो गया, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस 34,500। लीजिए जी, ये मेरी वर्किंग होगी। ये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओपनिंग क्लोजिंग का फर्क, ये मार्जिन कॉस्टिंग में ओपनिंग क्लोजिंग का फर्क, और ये डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस 34,500। रिकंसिलिएशन इज कंप्लीट। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्वेश्चन एक डिसेंट क्वेश्चन, ना बहुत ज्यादा आसान ना बहुत ज्यादा मुश्किल। ओवरऑल तो वैसे ये टॉपिक आसान ही है, इसमें वी डोंट एक्सपेक्ट कि हमें बहुत ज्यादा आपको मुश्किल सवाल आने वाले हैं। कोई एक आध वर्किंग कोई कॉम्प्लेक्सिटी उसने डाल दी तो डाल दी, 10 नंबर 12 नंबर के सवाल में 2 नंबर 3 नंबर मुश्किल डाल दिए। ज्यादातर मार्क्स 70-80% मार्क्स इसमें इजी होंगे इस एरिया से जो सवाल आएगा जी। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 हमने डील किया जी। बेटा यही मैंने बोला था, उसके रिकंसिलिएशन का है। रिकंसिलिएशन मींस डिफरेंस को इन्वेस्टिगेट करो, दो वैल्यू का डिफरेंस निकाल के लिख देना, ये रिकंसिलिएशन। ये बैंक रिकंसिलिएशन बनानी सीखी है ना, तो ओपनिंग बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर जनरल लेजर, डिफरेंस निकाल के दे दो, रिकंसिलिएशन बन जाएगी। आपको बताना पड़ेगा ये डिफरेंस किन रीजन की वजह से आया, तो यहाँ पे हमें ये बताना है ये डिफरेंस किन रीजन की वजह से है, ठीक है। रिकंसिलिएशन तब तक पूरी नहीं है जब तक आपको डिफरेंस की रीजंस नहीं पता डिटेल में। जैसे बैंक रिकंसिलिएशन में आप सिर्फ डिफरेंस नहीं निकालते बैंक बैलेंस का और लेजर बैलेंस का, आप उस डिफरेंस की डिटेल बनाते हो, इसका ब्रेकअप क्या है, जैसे बैंक चार्जेस कितने हैं, इसमें इनकम कितनी है, इसमें अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने हैं, इसमें अनक्रेडिटेड चेक्स कितने हैं, सारा हिसाब किताब देना पड़ता। तो ये भी वो सारा हिसाब किताब है जी। कोई और सवाल? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3।
फिकार लिमिटेड, रिक्वायरमेंट शायद इसकी भी सिमिलर है, प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, रिकंसाइल द डिफरेंस इन प्रॉफिट अंडर द टू मेथड्स, सो इट्स द सेम। और FIFO मेथड ऑफ वैल्यूएशन यूज हो रही है जी, कंपनी इज यूजिंग FIFO मेथड ऑफ वैल्यूएशन। Zulfikar Limited makes and sells a single product and has a total production capacity of 30,000 units per month. Total production capacity 30,000 per month. Company budgeted the following information, ये बजट आ गया जी। Following information for the month of January. Normal capacity 27,000, ये बजट है कि हम 27,000 यूनिट बनाएंगे। Variable cost per unit 110, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस 25, ये वेरिएबल कॉस्ट का हिसाब है जी। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड की कहानी है प्रोडक्शन एंड सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन के। एक्चुअल ऑपरेटिंग डाटा फॉर द जनवरी इज एज फॉलोज, प्रोडक्शन की 24,000 यूनिट्स की, सेल किए 22,000 यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स था 2,000 यूनिट्स। ड्यूरिंग द मंथ जनवरी द वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सीडेड द बजट बाय 1,20,000। वेरिएबल ओवरहेड हमारा जो था वो 1,20,000 से बढ़ गया, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड हमारे अंदाजे से 1,20,000 ज्यादा लग गया। प्रिपेयर अ प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। तो चले पहले हम यहाँ मार्जिनल कॉस्टिंग का हिसाब लगा लेते हैं जी। पहले हम मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत P&L बना लेते हैं, फिर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का बनाएंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे पहले बात होती है फॉर्मेट की। Do we have opening stock here? Yes, sir. है, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है। दूसरा सवाल आता है कि हमारी कॉस्ट पर यूनिट पे, हमारी ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट पर यूनिट और करंट पीरियड की कॉस्ट पर यूनिट कहाँ है? ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स किधर है? अब मैंने P&L बनाना है, उसके लिए मुझे ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। क्या इस क्वेश्चन में कहीं मुझे ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट पर यूनिट अवेलेबल है? ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू अवेलेबल है? जैसे पिछले सवाल में 4,50,000 वैल्यू दी हुई थी उसने। द आंसर इज नो। अब ये बात जैसे पिछले सवाल मैंने आपसे कहा था कि फिर मुझे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड गिवन थे क्वेश्चन में, और मुझे OAR के लिए बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड चाहिए थे। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि बजटेड साल के जो शुरू में है वो एक्चुअल के बराबर ही रहे होंगे। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया क्योंकि मेरी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं। आपको एक इंफॉर्मेशन चाहिए, क्वेश्चन में अवेलेबल है, पिक कीजिए, आगे जाइए इस्तेमाल करके उसको। लेकिन अगर आपको एक इंफॉर्मेशन चाहिए जो क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, देन यू विल ऑलवेज हैव टू मेक अ सूटेबल अजम्पशन। आपको हमेशा एक सूटेबल अजम्पशन बनानी पड़ेगी। जैसे मुझे इस केस में हम जनवरी के महीने की कहानी बनाने जा रहे हैं ना, मुझे ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट चाहिए। ओपनिंग स्टॉक किस महीने में बना होगा? दिसंबर में। ये ओपनिंग स्टॉक जो जनवरी का है ये दिसंबर में बना होगा। मुझे दिसंबर के महीने की कॉस्ट चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं है मेरे पास। मुझे इंस्टेड दी गई है ये कॉस्ट जनवरी की बजटेड कॉस्ट। जनवरी का बजट कब बनाया जाता है? दिसंबर में या जनवरी में? दिसंबर में। जनवरी शुरू होने से पहले, बजट पीरियड शुरू होने से पहले बनता है। ये जनवरी का बजट है जो कि यकीनन दिसंबर में बनाया गया है। तो आई हैव रीजनेबल अजम्पशन, आई हैव रीजनेबल बेसिस टू अज्यूम कि शायद ये दिसंबर की कॉस्ट को मद्देनजर रख के बनाया गया होगा। बताया नहीं गया मुझे, लेकिन ये चीजें मुझे अब देखनी पड़ेगी। एक चीज मुझे चाहिए जो क्वेश्चन में नहीं अवेलेबल, तो मुझे सूटेबल ऑप्शन उसकी देखनी है, उसकी सूटेबल अल्टरनेटिव क्या है मेरे पास। मुझे दिसंबर की एक्चुअल कॉस्ट चाहिए थी इस इन्वेंट्री की वैल्यू के लिए P&L बनाना मैंने, तो वो मुझे नहीं मिल रही। लेकिन मुझे दिसंबर में ही एक अमाउंट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की डिटरमिन की गई थी जिसको जनवरी के बजट का नाम दिया गया, वो मुझे अवेलेबल। तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि शायद जो जनवरी का बजट बनाया गया है शायद यही कॉस्ट दिसंबर में चल रही थी। इसके अलावा मेरे पास कोई तरीका नहीं है वो चलने का, क्योंकि ये दिसंबर में ये बनाया गया बजट कि जनवरी में हमारा खर्चा क्या लगेगा। अच्छा, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है। अब मैं एवेल्यूएट क्या करने निकला हूं? ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट को, मतलब दिसंबर की प्रोडक्शन कॉस्ट को जनवरी की प्रोडक्शन कॉस्ट से कंपेयर करने निकला हूं। क्या वो सेम है या फर्क है?
तो भाई दिसंबर की प्रोडक्शन कॉस्ट तो ये आ गई, क्या जनवरी की प्रोडक्शन कॉस्ट भी सेम है? ये जुमला क्या कह रहा है? जनवरी में अंदाजे से खर्चा ज्यादा लग गया, इसका मतलब जनवरी की प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट फर्क होगी। इसका मतलब हमारा फॉर्मेट कौन सा लगेगा? लॉन्ग फॉर्मेट। मार्जिनल कॉस्टिंग का पीएनएल लॉन्ग फॉर्मेट लगेगा, क्योंकि दिसंबर की कॉस्ट पर यूनिट 110 रुपए है और जनवरी में 1,20,000 खर्चा ज्यादा लग गया प्रोडक्शन ओवरहेड की मद में, मतलब 110 रुपए पर यूनिट से ज्यादा खर्चा हो गया। तो जनाब हमें लॉन्ग फॉर्मेट से ये पीएनएल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, और इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग हम पहले डील कर रहे हैं। लॉन्ग फॉर्मेट, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें ओपनिंग स्टॉक है, एड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है, लेस क्लोजिंग स्टॉक है। मैं अगर चाहूं तो यहीं पे ही मैं ऐड नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट कर देता हूं, ऐड नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट, और यहां से मेरी इन सब वैल्यूज का सम टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। यहां पे मैं टोटल कंट्रीब्यूशन ले लूंगा और टोटल कंट्रीब्यूशन में से मैं लेस कर दूंगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सब टोटल की बजाय इसको इकट्ठा करके भी लिख सकता हूं, क्योंकि जैसे मैंने बोला हुआ कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फॉर्मेट में हमें आजादी होती है, हम चाहे तो एक सब टोटल लगाएं चाहे तो ना लगाएं। मुझे लगता है सब टोटल लगाने से मेरा टाइम जाता है, तो मैं 5 सेकंड बचा लेता हूं, मैं सब टोटल नहीं लगाता, क्योंकि अल्टीमेटली तो मैंने सारी कॉस्ट को इकट्ठा ही करना है ना, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल सारी इकट्ठी करनी है। अच्छा जी, ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स है 2000 और कॉस्ट क्या है? प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट 110, 2000 इंटू 110 ओपनिंग स्टॉक कितना बना? 2,20,000। सेल की फिगर तो डालने भूल गए, पहले सेल की फिगर भी डाल दें। कितने यूनिट बेचे? 22,000। और प्राइस क्या है? 250, 5.5 मिलियन। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, कितने यूनिट प्रोड्यूस किया आपने? और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? 110 रुपए पर यूनिट है? नो, 1,20,000 ज्यादा। मार्जिनल कॉस्टिंग है, एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है, तो ये बनेगा जी 24,000 यूनिट्स बनाए इंटू 110 प्लस 1,20,000, ये है आपकी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। 27,60,000। हमें बताया गया है कि हमारी जो जनवरी में एक्चुअल कॉस्ट आई वो हमारे बजटेड कॉस्ट से टोटल 1,20,000 ज्यादा लगी। हमारी बजटेड कॉस्ट थी 110 रुपए पर यूनिट, हमने 24,000 यूनिट बनाए, तो हमारा खर्चा 24,000 इंटू 110 नहीं लगा, उससे 1,20,000 ज्यादा लग गया। जी, एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, मार्जिनल कॉस्टिंग पीएनएल। लॉन्ग फॉर्मेट पे हम जा रहे हैं, शॉर्ट फॉर्मेट इज नॉट वर्केबल, नॉट पॉसिबल है। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, स्टॉक कितने यूनिट है क्लोजिंग स्टॉक पे? 4,000। ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग 4,000 यूनिट। और कॉस्ट पर यूनिट क्या? 115। कैसे निकली? 27,60,000 ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसमें हमने 24,000 यूनिट बनाए हैं, ये हमारी कॉस्ट पर यूनिट है, क्योंकि हम एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट पे इन्वेंट्री लेंगे। मल्टीप्लाई करना है हमने क्लोजिंग स्टॉक से, 4,000 इन हैंड है जी हमारे पास, मल्टीप्लाई करो, सॉरी 4,60,000 क्लोजिंग स्टॉक। नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट कितनी है जी?
सेलिंग कॉस्ट है जी ये 25 रुपए की, इसने मल्टीप्लाई ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से, कितने सोल्ड है 22,000, तो 25 रुपए 22,000 यूनिट्स 5,50,000। लीजिए जी यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स सम कर लीजिए, निकलेगी आपको 30,70,000 जी। कंट्रीब्यूशन यहाँ से लीजिए जी 24,30,000 कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट हमारे पास आ रही हैं ये दो फिक्स कॉस्ट हमारे पास, एक है 756,000 और दूसरी है 5,04,000, टोटल हुआ 12,60,000। तो 12,60,000 यहाँ से माइनस कर दें, 11,70,000 ये है जी प्रॉफिट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग जी। एनी क्वेश्चन? प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग डिटरमिन करना, कोई सवाल? बेटा क्लोजिंग स्टॉक 4,000 यूनिट्स हैं, कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस्ट पर यूनिट ये हमारी कॉस्ट है और ये हमारी यूनिट्स है, कॉस्ट ओवर यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट आ गई। सॉरी सर, ओपनिंग स्टॉक को हम 110 पे रख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जो कॉस्ट पर यूनिट यूज की गई है। बेटा हम FIFO मेथड को फॉलो कर रहे हैं। FIFO मेथड में कॉस्ट पर यूनिट आपकी इस पे बेस करती है, एफ को होता तो आप एवरेज कर रहे होते। समझ नहीं आई मुझे आप क्या सोच रही हैं, मैं क्या बता रहा हूँ, दोबारा बोलिए क्या क्वेश्चन आपके दिन? ये समझ नहीं आ रही कि क्लोजिंग स्टॉक को हमने 110 पे क्यों नहीं रख किया, 110 पे क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल कॉस्ट पे लेना है। व्हाट इज योर एक्चुअल कॉस्ट? क्या वो 110 है? तो वही मैं बता रहा हूँ कि वो तो बजटेड थी। क्लोजिंग स्टॉक को बजटेड कॉस्ट पे नहीं लेना, क्लोजिंग स्टॉक को एक्चुअल कॉस्ट पे लेना है। एक्चुअल कॉस्ट आपकी 27,60,000 लगी है 24,000 यूनिट बनाने में, तो पर यूनिट कितनी निकली? ये एक्चुअल कॉस्ट आपकी। क्लोजिंग स्टॉक को एक्चुअल कॉस्ट पे लेना है जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत पीएनएल का फॉर्मेट मैं आपके सामने कर रहा हूँ, इसको पॉपुलेट आपने करना है। दिस इज योर क्लास एक्टिविटी। सेल्स है लेस कॉस्ट ऑफ सेल, इसमें ओपनिंग स्टॉक एड फुल प्रोडक्शन कॉस्ट लेस क्लोजिंग स्टॉक देन ओवर या अंडर absorbed FOH, then you will have gross profit less non-production cost net profit. you get to the net profit. लीजिए जी, इसको पॉपुलेट कीजिए इस फॉर्मेट को। और जहां पे आपको हेल्प चाहिए और सपोर्ट चाहिए पूछेगा।
सेल्स तो सेम रहेगी ना, आपको रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इट्स द सेम। जो मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल्स है वही रहेंगी, बाकी सारी चीजें बदलेंगी। जरा सोच सोच के चलिएगा। आपने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लेनी है, कहां से आएगी, क्या होनी चाहिए, प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है, कहां से आएगी, सोच सोच के चलिएगा। इट विल रिक्वायर सम एप्लीकेशन ऑफ द माइंड। ये 2 × 2 वाला सवाल नहीं होने वाला, थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा आपको। ख्याल रखना है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत पीएनएल बन रहा है तो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे पीएनएल बन रहा है। बजटेड कहाँ पे दी हुई है? ये बजटेड नहीं है, ये टोटल है। इस टोटल बजटेड के नाम पे ये दी गई है आपको। इस क्वेश्चन में जो पहला चैलेंज आपको पड़ता है ओपनिंग स्टॉक में है कि ओपनिंग स्टॉक की मार्जिनल कॉस्ट आपके पास है, लेकिन ओआर पिछले महीने का क्या है ये नहीं पता। पिछले महीने का ओआर नहीं पता, बट इस महीने का ओआर निकाल सकते हो। तो ज्यूम कर लो पिछले महीने भी यही रहा होगा, क्योंकि हमें तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। तो जो करीब तरीन इन्फॉर्मेशन है उसको लेके चल पड़ो। पिछले महीने दिसंबर में ओआर क्या रहा वो हमें नहीं पता, बट जनवरी के डाटा से हम फिक्स्ड ओवरहेड को जनवरी की बजटेड प्रोडक्शन से डिवाइड करके जनवरी का ओआर तो ले सकते हैं ना। तो ये आपका पहला हिंट यहाँ पे जहाँ पे आप रुके हुए हैं, ये आपका ओआर है जो ओपनिंग स्टॉक में यूज करना है। हमने अज्यूम क्या किया, जो करंट पीरियड का ओआर है वही दिसंबर का ओआर रहा होगा। तो कितना आ रहा है ओआर? ओआर इज 28। तो ओपनिंग स्टॉक आपका हो जाएगा 2000 × 138, 2,76,000 इज योर ओपनिंग स्टॉक। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट 138 multiplied with 24,000, that's it? No, plus 1,20,000. 3,4? Closing stock. जी 572,000 ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड निकालिए।
ओवर या अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड की वैल्यू डिटरमिन कीजिए। हो गया, ये तो देख देख के याद कर रहा है। रजिस्टर किधर है, पेन किधर है तेरा? हो गया, ऐसे कह रहा है ना तेरा खुला हुआ रजिस्टर। बेटा जब काम कहा जाए करने को तो करो उसको। ये ज़बानी याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है कि जवाब देखी जाओ और याद करी जाओ बोर्ड पे देख के या किताब से देख के। Is B, bit absorbed, B. Overheads are over या under? Under absorbed by 84,000. Overheads are under absorbed by 84,000. Add होंगे. Cost of sales कितनी बनी? 322 million. और gross profit 22,80,000. And non-production cost. Non-production cost एक ये है 5,04,000 और एक ये पड़ी भी है, यही है दो। ये वेरिएबल है, ये फिक्स है 10,54,000। ऐसा ही है जी, 10,54,000। तो प्रॉफिट 22,6,000. नीचे जी प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। किसी स्टूडेंट को कोई कैलकुलेशन समझ ना आई हो पूछिए। ये बेटा ओवर या अंडर एब्जॉर्ब्ड एक्चुअल प्रोडक्शन, इसको लिखेंगे एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स और एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड का डिफरेंस है। एक्चुअल क्वेश्चन में गिवन है कितने? 756,000 और एब्जॉर्ब्ड होते हैं OAR इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। व्हाट इज योर OAR? 28। तो 28 इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन 6,7,000. so it is under absorbed. जी किसी और वैल्यू की कैलकुलेशन पे कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन, मेक श्योर आपको हर कैलकुलेशन समझ आए, समझ आनी चाहिए हर कैलकुलेशन आपको। जो हमने प्रिंसिपल पढ़े हैं पहले, जो रूल्स पढ़े हैं उन्हीं के मुताबिक ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट की जा रही हैं। थोड़ी सी 19-20 वेरिएशन एग्जामिनर डालता है, लेकिन दोज वेरिएशन शुड नॉट डिस्टर्ब आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट। जी एनी क्वेश्चन?
पार्ट हमारा ए का जो था प्रॉफिट की प्रिपरेशन का पीएनएल बनाने का दोनों सिस्टम के तहत हो गया। अब रिकंसिलिएशन है। रिकंसिलिएशन कौन से मेथड से, स्टैंडर्ड या जुगाड़? स्टैंडर्ड जो जुगाड़ कह रहे हैं उनके पास क्या आर्गुमेंट है, जो स्टैंडर्ड कह रहे हैं उनके पास क्या आर्गुमेंट है? एग्जैक्टली, OAR भी सेम है, ओपनिंग क्लोजिंग यूनिट्स भी अवेलेबल है, तो वाई जुगाड़? ठीक है ना। पहले आपको असेस करना है बेटा, आपको रूल जहन में लाने हैं भाई, किस रूल के तहत फैसला होता है रिकंसिलिएशन का। तो हमने गाइडलाइन आपको बताई भी है कि भाई अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है तो एक स्टेप हो गया टुवर्ड स्टैंडर्ड मेथड। फिर OAR को देख लो, अगर ओपनिंग का OAR और करंट प्रोडक्शन का OAR सेम है तो सेकंड स्टेप मंजिल पे पहुंच गए, स्टैंडर्ड मेथड। तो यहाँ पे हमने तो अभी खुद अज्यूम किया जो करंट OAR है पिछले महीने भी वही था और यूनिट्स तो ऑलरेडी गिवन है, तो ये स्टैंडर्ड मेथड से रिकंसिलिएशन होने वाली है। प्रॉफिट्स हमारे पास है, डिफरेंस की वैल्यू में आपके साथ अगर कैलकुलेट करूं तो डिफरेंस की वैल्यू जो यहाँ पे निकल रही है, इट इज ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का फर्क 2000 है, 4000 माइनस 2000 इंटू 28, इट कम्स टू 56,000। और आप देख सकते हो इन दोनों प्रॉफिट्स में फर्क 56,000 का ही है। और चूंकि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा है, वो भी नजर आ रहा है, वो तो हमें प्लस माइनस साइन में सोचने की जरूरत ही नहीं, नजर आ रहा है हमें कॉस्टिंग प्रॉफिट ज्यादा है। लेकिन जस्ट टू रिमाइंड यू द प्रिंसिपल कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं 4000, ओपनिंग स्टॉक के हैं 2000, तो एज अ रिजल्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होता है। कितना ज्यादा वो हमने यहाँ पे देख लिया, 56,000। जी, एनी क्वेश्चन? किसी स्टूडेंट के जहन में कोई सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को लेके? अच्छा, इसकी रिकंसिलिएशन जो ICAP ने दी हुई है वो थोड़ी डिफरेंट है, इन्होंने जुगाड़ मेथड से दी हुई है, विच इज नॉट रिकमेंडेड। मतलब मैं अगर इसका पेपर चेक करूं तो आई विल क्रॉस इट, ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे गलत है, क्योंकि मैंने कहा स्टैंडर्ड मेथड से अगर रिकंसिलिएशन होती है तो गो फॉर दैट। जी, कोई सवाल? अच्छा जी, हमारे पास अगला क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है, हम फिर थोड़ी सी मैथमेटिकल एक्सरसाइजेस थोड़ी सी करते हैं मैथमेटिक्स की, जो हमने पीछे सीखी हुई है उनको थोड़ा सा हम रिफ्रेश करते हैं दोबारा। क्वेश्चन आज के 2 ही, बाकी जो क्वेश्चन रह गए 2 कल करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे। फिलहाल हम एक्टिविटी पे आते हैं, स्टार्टिंग विद द सेम एक्टिविटी जो कल हमने जिन लाइंस पे की थी। कंपनी सोल्ड 3 products as under A 5,500 यूनिट्स, B 6,800 यूनिट्स और C 2,000 यूनिट्स। टोटल रेवेन्यू was 10.5 million. Calculate price of each product if price of B is 20% higher than price of C and price of A is 20% lower than price of B. Let me write.
अब सॉल्व कीजिए इसको रहा। ABC की प्राइसेस चाहिए जी। 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों का आपस में रिलेशनशिप दे दिया गया है। तो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप दे दिया जाए तो उस रिलेशनशिप को हम यूज करके इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यूज निकाल लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट आपको बता देता हूं, प्राइस ऑफ C is X. This is the starting point. In case any one of you facing problem, price of C is X because this is the ultimate base. B का ताल्लुक C से है और A का ताल्लुक B से है, जिसका अल्टीमेट ताल्लुक फिर C से है। तो अल्टीमेटली तो सारी प्राइसेस C से जाकर जुड़ जाती है ना। तो C is the base, C is the X. हो गया? रूट किधर लिखा, क्या लिखा? बेटा जिस तरह आपने ये लिखा हुआ ना वो तो गलत है, गलत है, सब कुछ उल्टा पुल्टा है। दिमाग को इस्तेमाल करना है। जो जुमला लिखा हुआ है इस जुमले को फॉलो करो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। और मैंने आपको इतना बड़ा हिंट दे दिया कि C की प्राइस X है। जी बेटा, बेटा प्राइस पर यूनिट चाहिए, प्राइस पर यूनिट चाहिए, ठीक है। प्राइस पर यूनिट के लिए आपको रेवेन्यू की इक्वेशन बनानी पड़ेगी क्योंकि आपको रेवेन्यू गिवन है, विच इज प्राइस इनटू यूनिट्स। ये 200 क्या लिख दिया बेटा, 2000 था शायद, ये C है, ये 2000 है C के यूनिट्स, 200 नहीं है। अपने इक्वेशन में ना एक ही वेरिएबल डालना, दो वेरिएबल नहीं ले आने। दो वेरिएबल की इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है यहाँ पे क्या? एक ही इक्वेशन बननी है जिससे सारा कुछ सॉल्व होना। जी हुआ? assumptions कितने आपकी? प्राइस ऑफ C is C, प्राइस ऑफ B is this। ये प्राइस ऑफ ए में आके सारा आपने प्राइस ऑफ ए में आके सब उल्टा पुल्टा सारा किया कराया, खूह में डाल दिया। पढ़ो तो सही लिखा क्या हुआ प्राइस ऑफ ए के बारे में। जी बेटा, जब प्राइस ऑफ ईच प्राइस कहा जाता है तो प्राइस तो पर यूनिट ही होती है ना, प्राइस तो पर यूनिट होती है, प्राइस रेवेन्यू नहीं होता, प्राइस पर यूनिट ही होती है। अगर पढ़ने में समझने में दिक्कत है तो लीजिए मैं ऐड कर देता हूँ, प्राइस पर यूनिट। बेटा आप लोग ना चीजों को नहीं समझ पा रहे। मैं बार बार बेसिक एक्टिविटीज, ये मुझे लगता है अगर मैं गलती नहीं कर, तीसरी या चौथी दफा मैं असूल यहाँ पे क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल मैं जैसे ही एक स्टेप दायां होता हूँ बायां होता हूँ आपका दिमाग वहां पे शल हो जाता है, आप काम नहीं कर पाते। अब इसमें जरा बोर्ड पे देखना और मुझे बताना कि क्या चीज थी जो आपको
नहीं आनी चाहिए थी, जिस पे आप फंसे हो सारे। शायद ही कोई बच्चा कर पाया अभी तक। चलो मुझे फिर वेरीफाई करके बताना, जितने बच्चों ने किया बताना कितने ने सही किया। प्राइस ऑफ सी मैंने आपको बता दिया था x है। अगर C की x है तो B की क्या हुई और A की क्या हुई? 20% lower than price of B। माइनस प्लस माइनस बोलते रहो। B की प्राइस किधर है? ये, इससे 20% कम करना है तो क्या करोगे? अब ये कितने बच्चों ने ये निकाला था? 1 2 3 शायद 4 जी चले, मतलब एज लॉन्ग एज आप ये x ये 1.2x और ये कितना बनता है 0.96x। अगर ये आप निकाल पा रहे हैं तो आपने इक्वेशन ठीक बनाओगे। यहां से आगे अब इक्वेशन बननी है, ये तो असम्पशन आ गई है। इक्वेशन बननी है आपकी C 2000x प्लस B 6800 into 1.2x, A 5500 into 0.96x is equal to 10.5 million। अब इनको सॉल्व करेंगे, पहले आपके पास x आएगा, फिर 1.2x आ जाएगा, फिर 0.96 आ जाएगा। 680 is x, 1.2x, 1.2x 816 and 0.96x 652.8। अब इसमें क्या चीज थी जो आपको ना आना पे आप इंसाफ पे हैं? मुझे नहीं आती तो ठीक है, नहीं आती तो क्या चीज है जो आपको ना आना जस्टिफाइड है? कोई ऐसी बात इसमें जो आपको ना आए और आपको जी ठीक है नहीं आती तो कोई बात नहीं। मुझे लगता नहीं आती तो परेशानी की बात है, क्यों नहीं आ रही थी? फिर बात शायद वहीं पे आती है कि प्रॉब्ली यू आर नॉट रीडिंग द क्वेश्चन आइदर, और यू आर नॉट रिवाइजिंग व्हाटएवर इज टॉट टू यू इन द क्लास। उसको जाकर रिवाइज नहीं कर रहे, रीडू नहीं कर रहे, समझने की कोशिश नहीं कर रहे। इसके अलावा कोई तीसरी वजह तो मुझे बताओ। या यहाँ पे तवज्जो नहीं दे रहे, या घर पे रिवाइज नहीं कर रहे चीजों को? क्योंकि चीज तो कोई ऐसी नहीं थी कि जिसको मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड मैंने कोई चीज दी है। 19-20 वेरिएशन जो आप करते हो, सीखते हो, पढ़ते हो, उससे यू शुड बी प्रिपेयर्ड। 19-20 वेरिएशन तो हम डील कर सकें, और इसमें 19-20 वेरिएशन ही है, इससे ज्यादा तो नहीं थी। लेकिन आप लोगों को दिक्कत हो रही है, तो मैं बार बार जो चीज समझाता हूं आप लोगों को कि अगर देखिए सीए करना है ना तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। किसी सब्जेक्ट के बगैर आपको जी मुझे ये सब्जेक्ट पसंद नहीं है, इसके बगैर मैं सीए कर लूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तो लिखी बड़ी बात है। मुझे भी सीए के दौरान कई सब्जेक्ट पसंद होते थे, कई सब्जेक्ट पसंद नहीं होते थे, लेकिन अब जो नहीं पसंद है उनको भी पढ़ना है, जो पसंद है उनको भी पढ़ना है। जो आसान लग रहे हैं वो भी पास करने, जो मुश्किल लग रहे हैं वो भी पास करने। जिस सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा चैलेंज फील हो, यू नीड टू इन्वेस्ट अ लिटिल मोर एक्स्ट्रा टाइम इन दैट सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट को दिन के 15 मिनट या आधा घंटा बढ़ा दो। दिस इज द सोल्यूशन। ना कि आपको जी मुझे चैलेंज लग रहा है तो बस फिर मैंने करना ही नहीं है, तो क्या सीए हो जाएगा आपका? पास तो करना है, मेहनत तो करनी है, ठीक है। और मैं ये बेसिक ये सवाल हमें ये सवाल थोड़ी आने, हमारे सवाल में 2 नंबर की एक कैलकुलेशन आनी, आगे जाके सवाल आने वाले हैं जिनमें कैलकुलेशन बार बार आएगी। आगे जाके सवाल आएंगे जिनमें कैलकुलेशन बार बार आएगी। और अभी जब अगले चैप्टर पे जाएंगे तो फिर मैं दोबारा वो लेबर की जो हमने एफिशिएंसी की एडजस्टमेंट सीखी थी, मैं वो भी अगले किसी दिन टाइम मिलेगा मैंने उसको टेस्ट करना है आप लोगों को, वहां पे कहाँ खड़े हो। अभी मैं उसको नहीं छेड़ पा रहा क्योंकि मैं इस पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि एक छोटी सी ट्रिक है, ये नहीं आप सीख पा रहे। अब लेबर की जो चीजें सिखाई हैं एफिशिएंसी की एडजस्टमेंट, मैं वो भी एक आध दिन में चेक करूंगा, कहीं भूले तो नहीं हो। रिवाइज कर लेना जिस चीज को दिक्कत है तो एक आध दिन में फिर टेस्ट लेना है, डांट ना खाना मुझसे वहां पे आप दोबारा। और इसको भी कमांड लो। अब 3-4 एक्टिविटीज ये हो चुकी हैं आपके पास, अब इन सब को दोबारा जाके करो जितनी मैंने क्लास में करवाई हैं। एक असेसमेंट में आई थी, काफी मुश्किल थी, वो भी मैंने क्लास में डिस्कस की, फिर मैंने एक आध दिन पहले भी कल करवाई थी शायद, फिर आज करवाई। इन सब को जाके रिवाइज करो, लेबर की सारी एफिशिएंसी मैथमेटिक्स रिवाइज करो, और अपने दिमाग को थोड़ा सा तेल दो ताकि जरा भागना शुरू हो थोड़ा सा। ओके जी, आज के इतना ही, कल मिलेंगे इंशाअल्लाह, फिर डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।